हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। जैसे आपको पता है डेली संडे आपका टेस्ट लिया जाता है। जो एक हफ्ते की पढ़ाई होती है वो आज उसका टेस्ट लिया जाता है। तो आज 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो सभी विषयों से है और ये प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि 40 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? ए ऑप्शन है 78%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 90%। तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 2 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। पुनः चक्रण द्वारा किस वस्तु को पुनः उपयोग किया जा सकता है? ए ऑप्शन है कागज, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे वन। तो पुनः चक्रण द्वारा किस वस्तु का पुनः उपयोग हम लोग कर सकते हैं? तो वो कौन सी वस्तु है? वो कागज है। कागज का एक बार उपयोग हो जाने के बाद उसे फिर रिसाइकल करके हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयला का नहीं कर सकते, पेट्रोलियम का नहीं कर सकते, वन का नहीं कर सकते, ये एक ही बार में ये सब नष्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, हजारी प्रसाद के किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए ऑप्शन है यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी ऑप्शन है आलोक पर्व, सी ऑप्शन है कुटुज, डी ऑप्शन है यहाँ पे अशोक का फूल। तो यहाँ पे बताना है कि हजारी प्रसाद के किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आलोक पर्व के लिए उन्हें क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 4 नंबर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि tan थीटा इंटू यानी होता है गुणा, यहाँ पे कॉट थीटा किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे देखिए इसको क्या कर दीजिए, ये 1 के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बट्टा यहाँ पे होता है कॉट थीटा। तो इसको बदल दीजिए और 1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए यहाँ पे कॉट थीटा को। तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा, बच कितना जाएगा, 1, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए ऑप्शन है संयोजन क्रिया, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी ऑप्शन है अपघटन द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राकृतिक में ऑक्सीजन का यहाँ पे संतुलन बना रहता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग का सही हो जाएगा। यानी हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करते हैं और वो क्या करते हैं, फिर पुनः ऑक्सीजन गैस यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके द्वारा जो ऑक्सीजन का संतुलन है वो बना रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश नहीं आता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश नहीं आता है। ए ऑप्शन है लाओस, बी ऑप्शन है काम्बोडिया, सी ऑप्शन है वियतनाम, डी ऑप्शन है यहाँ पे चीन। तो यहाँ पे बताना है कि जो हिंद चीन क्षेत्र था उसमें कौन सा देश नहीं आता है। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश नहीं आता है, जो चीन जो देश है वो नहीं आता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ना ही हिंदुस्तान आता है ना ही यहाँ पे चीन आता है, बस उसका नाम क्या है, हिंद चीन क्षेत्र है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? तो लाओस, काम्बोडिया और वियतनाम ये देश आते थे। ना चाइना आता था, ना ही यहाँ पे इंडिया यानी हिंदुस्तान आता था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर, मूल बिंदु से बिंदु जो P -3 और -6 के बीच की दूरी निकालें। यहाँ पे बताना है कि मूल बिंदु से बिंदु
P -3 और -6 की यहाँ पे बीच की दूरी क्या कर देना है, निकाल देना है। तो मूल बिंदु से दूरी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस क्या होता है यहाँ पे y² होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो ये पहला मान होता है वो x का मान होता है और ये जो दूसरा मान होता है ये किसका मान होता है, y का। तो बस आपको यहाँ पे रख देना है। इसमें यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे रख देंगे -3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो यहाँ पे प्लस, y का मान यहाँ पे देख लीजिए -6 है तो यहाँ पे कर देंगे -6 और इसका स्क्वायर कर देंगे। ये फार्मूला है वो किसका फार्मूला है, मूल बिंदु से दूरी का ये फार्मूला है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि -3 का स्क्वायर कीजिए। तो -3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -3 गुणे -3, यानी इसको क्या कर दीजिए, 2 बार गुणा कर दीजिए। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9। यानी यहाँ पे हो गया आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पे देखिए जब -6 का हम लोग स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए -6 और गुणे क्या हो जाएगा, -6, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 36। अब यहाँ पे जोड़िए 36 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। 45 ऐसे ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप और जाना होगा और 45 का क्या कर देना होगा, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 से जाएंगे तो यहाँ पे 5 9 45 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तरीका 9। यानी 45 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 3 गुणे यहाँ पे 3। तो अब देखिए यहाँ पे 3 का यहाँ पे जोड़ा लग रहा है, तो जोड़ा लग जाता है तो एक को बाहर निकाल दिया जाता है, वो रूट से बाहर हो जाता है। और जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के क्या हो जाता है, अंदर ही रह जाता है। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3√5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है योनि में, डी ऑप्शन है फैलोपियन नलिकाओं में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है। तो मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है, फैलोपियन नलिकाओं में होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग शुरू से लेके अंत तक आप लोग बने रहिए। पूरे 40 प्रश्न देखने और यहाँ पे आप लोग लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका भी जवाब आपको देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर, गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है शिक्षा दिवस, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस, डी ऑप्शन है यहाँ पे मानवता दिवस। तो गांधी जी के जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हुआ था। यहाँ पे कितना अक्टूबर को हुआ था, यहाँ पे 2 अक्टूबर को हुआ था। तो 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो उनका जन्मदिन पे हम लोग अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्यूबा। तो यहाँ पे देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो ये रूस में हुआ था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। बोल रहा है कि इनके त्रिज्याओं का अनुपात, यानी एक का त्रिज्या मान लीजिए 2 है और एक का त्रिज्या यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है। तो बोल रहे हैं कि 2 वृत्त हैं जिनके त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पे 2:3 दिया है। तो बस आपको करना क्या है, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो इसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी 4:9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको बनाना है इसको फुल डिटेल्स में तो देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक का त्रिज्या मान लीजिए 2 और दूसरे का त्रिज्या यहाँ पे क्या है 3 है। तो यहाँ पे जो पहला वृत्त है उसका R1 त्रिज्या मान लीजिए और जो दूसरा वृत्त है उसका R2 त्रिज्या मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है।
तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर, यहाँ पे देखिए आर क्या है R1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे R1 का स्क्वायर, और बट्टा यहाँ पे देख लीजिए दूसरे वृत्त का जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, और इसकी त्रिज्या क्या है R2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पाई से पाई कट जाएगा, यानी R1 का स्क्वायर ऊपर बच गया और R2 का स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे देख लीजिए R1 कितना है, यहाँ पे 2 है, तो इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे, और R2 कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये बट्टा का ही मतलब होता है अनुपात, यानी जब बट्टा को अनुपात में बदल देंगे तो ऐसे हो जाएगा 4 अनुपात कितना हो जाएगा 9, 4 और बट्टा किस में बदल जाएगा अनुपात में, और 9 ये क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब भी त्रिज्या का अनुपात दे और आपको क्षेत्रफल का अनुपात बोले निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है कि जो त्रिज्या दिया होता है उसका क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया। ए ऑप्शन है साधारण मटर, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है यहाँ पे चना। तो यहाँ पे बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो साधारण मटर है उसका उन्होंने चयन किया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल जी को कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है देवी नदी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सरस्वती नदी। तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो जो देवी नदी था उसके बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इस टेस्ट में लिया गया है, तो आप को शुरू से लेके अंत तक आपको बने रहना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, आंकड़े 2, 3, 5, 3 यहाँ पे देखिए 7, 3, 6 का परिसर निकालें। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बड़ी संख्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे बड़ी संख्या इसमें से देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कितना है 7 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 7। और जो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए और इसका क्या कर दीजिए परिसर निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 15 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लेनिन, बी ऑप्शन है स्टालिन, सी ऑप्शन है जेडांग, डी ऑप्शन है यहाँ पे कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे बताना है किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो जो कार्ल मार्क्स हैं उनको साम्यवाद के शासन के स्थापना के रूप में यहाँ पे जाना जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा लाइक का निशान होता है, उसे दबा के आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कीटों के पंख होते हैं और जो चमगादड़ के पंख होते हैं वो किस तरह के अंग है। ए ऑप्शन है यहाँ पे समजात अंग, बी ऑप्शन है अवशेषी अंग, सी ऑप्शन है समवृत्ति अंग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कीटों के पंख है और चमगादड़ के पंख है वो किस प्रकार के जो पंख है वो किस प्रकार के पंख है, तो वो समवृत्ति अंग है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर, कॉट थीटा निम्न में से किसके बराबर होता है। जो कॉट थीटा है वो इसमें से किसके बराबर होता है यहाँ पे आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि जो कॉट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा के ये क्या होता है यहाँ पे बराबर होता है। जो कॉट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। 18 नंबर प्रश्न है, 3 बेटे की माँ कौन थी। यहाँ पे बताना है कि 3 बेटे की माँ कौन थी। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है यहाँ पे पपाती। तो यहाँ पे बताना है कि 3 बेटे की माँ कौन थी। तो जो सीता थी वो 3 बेटे की माँ थी, यानी सीता के कितने लड़के थे, 3 लड़के थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ए ऑप्शन है उष्माक्षेपी, बी ऑप्शन है उष्माशोषी, सी ऑप्शन है उभयगामी, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिस्थापन। तो शाक सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट का बनना ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी है। जब शाक सब्जी यहाँ पे कंपोस्ट के रूप में विघटित होते हैं तो उसमें से उष्मा निकलती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर 156 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे 2 का महत्तम घात कितना होगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात क्या होगा। तो 156 का सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा। यहाँ से 2 बार में जाएगा तो 2 सते 14 और यहाँ पे 2 8 16। फिर यहाँ पे 2 से जाएगा तो यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अब हो जाएगा 2 9 18 और फिर ये किससे जाएगा? यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो यहाँ पे देखिए 156 में 2 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे 2, यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे 13। तो 2 का यहाँ पे कितना बार आया है? 2 बार। 3 कितने बार आया है? 1 बार। और 13 कितने बार आया है? यहाँ पे 1 बार। यानी 2 का महत्तम घात इसमें कितना है? तो 2 का महत्तम घात इसमें यहाँ पे कितना है? 2 है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है अंबिका, डी ऑप्शन है यहाँ पे ललिता। तो यहाँ पे बताना है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 22 नंबर काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 नंबर की जनेवा समझौता कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1954, बी ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन है 1950, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1946। तो जनेवा समझौता कब हुआ था? तो जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यहाँ पे बताना है आपको कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, वो कांड कब हुआ था? ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1918, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1920, डी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पे देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 24 नंबर प्रश्न है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, सी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर, यदि ए बराबर 3 तथा डी बराबर 2 हो तो एपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ए बराबर यहाँ पे कितना दे दिया है? 3 दे दिया है और डी बराबर कितना दे दिया है? यहाँ पे 2 दिया है। तो बोल रहा है कि 12वां पद निकाले। तो 12वां पद का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए प्लस ये क्या होता है? 11D, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको ए का मान रख देना है, डी का मान रख देना है, आसानी से निकल जाएगा। ए का मान कितना है? यहाँ पे 3 है, तो 3 प्लस यहाँ पे 11 और डी का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डी का मान यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे रख देंगे 2। सबसे पहले गुणा का कार्य होता है, यानी 3 प्लस 11 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 22। 22 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिए और आप लोग प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। ए ऑप्शन है बच्चे को पीटने के लिए, बी ऑप्शन है खाना बनाने के लिए, सी ऑप्शन है गहने के लिए, डी ऑप्शन यहाँ पे दही बेचने के लिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सास बहू में झगड़ा
क्यों हुआ था? तो सास बहू में झगड़ा इसीलिए हुआ था, बच्चे को पीटने के लिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर, भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया। ए ऑप्शन है तुर्की, बी ऑप्शन है अरब, सी ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांस, डी ऑप्शन है यहाँ पे नागपुर। तो किस देश के यहाँ पे शासक यानी राजा के समर्थन में यहाँ पे शुरू किया गया था? तो तुर्की के यहाँ पे जो शासक थे मुस्तफा कमाल पाशा, उनके समर्थन में ये भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? जो मनुष्यों में कर्तव्य होते हैं और अकर्तव्य होते हैं उसका बोध कौन कराता है? ए ऑप्शन है शास्त्र, बी ऑप्शन है विवेक, सी ऑप्शन है ज्ञान, डी ऑप्शन है यहाँ पे धन। तो मनुष्यों में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो वो कौन कराता है? यहाँ पे शास्त्र कराता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर, निम्न में से कौन सा फास्फोरस जीवन के लिए अत्यधिक घातक होता है? यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा फास्फोरस है जो जीवन के लिए घातक होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लाल फास्फोरस, बी ऑप्शन है पीला फास्फोरस, सी ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, डी ऑप्शन है यहाँ पे काला फास्फोरस। तो यहाँ पे बताना है कि फास्फोरस कौन सा फास्फोरस है जो जीवन के लिए घातक होता है। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है वो जीवन के लिए यहाँ पे क्या होता है? घातक होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो श्वेत फास्फोरस है वो जीवन के लिए घातक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। ए ऑप्शन है शंकर, बी ऑप्शन है मूल शंकर, सी ऑप्शन है शिव शंकर, डी ऑप्शन है यहाँ पे उमा शंकर। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? मूल शंकर था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर, रसखान का मूल नाम था। यहाँ पे बताना है कि जो रसखान थे कवि, उनका मूल नाम क्या था। ए ऑप्शन है सैयद इब्राहिम, बी ऑप्शन है सैयद जमील, सी ऑप्शन है सैयद मेहदी, डी ऑप्शन है सैयद इफा। तो यहाँ पे बताना है कि रसखान का मूल नाम क्या था। तो रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक बने रहिए और लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, भारत का खोज किसने किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मैगलन, बी ऑप्शन है वास्को डी गामा, सी ऑप्शन है कोलंबस, डी ऑप्शन है यहाँ पे हेनरी। तो यहाँ पे बताना है कि भारत का खोज किसने किया था। तो भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस धारा का मान बदलते रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, यानी एसी करंट बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिस धारा का मान नहीं बदलता है वो कौन सा धारा होता है? तो दिष्ट धारा होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? यहाँ पे बताना है कि जीवन का जो श्रेष्ठ लक्ष्य होता है वो क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है विश्व कल्याण, सी ऑप्शन है सद्भावना, डी ऑप्शन है ये सभी। तो जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? शांति भी होना चाहिए, विश्व कल्याण भी होना चाहिए और सद्भावना भी होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, स्वर्णवेल गोला स्थान का संबंध किससे है? यहाँ पे बताना है कि जो स्वर्णवेल गोला स्थान है उसका संबंध किससे है। ए ऑप्शन है जैन धर्म से, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, सी ऑप्शन है सिख धर्म से, डी ऑप्शन है यहाँ पे वैष्णव धर्म से। तो यहाँ पे बताना है कि जो स्वर्णवेल गोला स्थान है उसका संबंध किससे? तो वो जैन धर्म से है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ। ए ऑप्शन है मुंबई,
बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिहार। तो भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ? तो जो कोलकाता शहर है वहां पे सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। पुतली को नियंत्रित कौन करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पुतली होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है यहाँ पे कार्निया। तो पुतली को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है, आइरिस जिसे हम लोग परितारिका भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर देखिए, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होती है? यहाँ पे बताना है कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पे नहरों द्वारा सिंचाई अधिक होता है। ए ऑप्शन है रोहतास, बी ऑप्शन है सिवान, सी ऑप्शन है गया, डी ऑप्शन है यहाँ पे चंपारण। तो यहाँ पे देखिए बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होती है? तो जो रोहतास जिला है वहां पे सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे समतल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को हो जाता है उसका उपयोग किस लेंस से किया जाता है? तो उसको उत्तल लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस का चश्मा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न से देखने से पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यहाँ पे बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च, बी ऑप्शन है 15 मार्च, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल, डी ऑप्शन है यहाँ पे 22 अप्रैल। तो जो भी आपको कमेंट अच्छा लगे तो आप ए बी सी ऐसे करके मत भेजिएगा, पूरा लिखिएगा जो भी इसमें से आपको सही लगे जवाब। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय।